हाँ प्यारे विद्यार्थियों, तरुण स्कूल के इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान का टॉपिक। अपन पढ़ रहे थे शक्ति। शक्ति का कल अपन अर्थ और परिभाषा पढ़ी थी, इनकी पृष्ठभूमि पढ़ी थी। आज अपन पढ़ेंगे शक्ति के विविध रूप। इसमें शक्ति के प्रमुख 3 रूप हैं। एक है राजनीतिक शक्ति, दूसरा है आर्थिक शक्ति और तीसरा है विचारधारात्मक शक्ति। अब अपन इनको परिभाषित करेंगे। राजनीतिक शक्ति क्या है, आर्थिक शक्ति क्या है और विचारधारात्मक शक्ति क्या है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य है कि समाज के मूल्यवान संसाधन, यानी समाज के लिए मूल्यवान संसाधन का मतलब होते हैं ऐसे संसाधन जो समाज के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कोई पद है, प्रतिष्ठा है, कर है, पुरस्कार है, दंड है। इन सब का समाज के विभिन्न समूह में आवंटन करना राजनीतिक शक्ति कहलाता है। यानी समाज के मूल्यवान संसाधन के मतलब कोई पद है, जैसे राष्ट्रपति का पद है, जैसे डॉक्टर का पद है, जैसे प्रोफेसर का पद है, जैसे वकील का पद है, प्रतिष्ठा, कर, पुरस्कार, दंड आदि किन किन को मिलना चाहिए। यानी कोई उपयुक्त पद है, उस पर उपयुक्त उचित व्यक्ति, योग्य व्यक्ति को नियुक्ति मिलनी चाहिए। प्रतिष्ठा, सम्मान, कर यानी टैक्स, किस वस्तु पर कितना लगना चाहिए। किसी व्यक्ति ने कोई अच्छा काम किया है तो उनको पुरस्कृत करना चाहिए। किसी व्यक्ति ने कोई गलत अपराध वगैरह किया तो उनको दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सभी समाज के विभिन्न समूह में आवंटन करना, यानी अलग अलग समाज के अलग अलग समूह होते हैं ना, उनमें बांटना राजनीतिक शक्ति कहलाता है। अब देखो, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग शासन के औपचारिक और अनौपचारिक अंग, शासन के औपचारिक और अनौपचारिक अंगों के द्वारा किया जाता है। यानी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग 2 अंग करते हैं, एक शासन का औपचारिक अंग और एक अनौपचारिक अंग। औपचारिक अंग यानी जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है सरकार। शासन का औपचारिक अंग क्या है, जैसे सरकार, और इसमें औपचारिक सरकार के जो अंग है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये राजनीतिक शक्ति का उपयोग करने वाले औपचारिक अंग हैं। और एक है अनौपचारिक अंग, यानी ये प्रत्यक्ष रूप से इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। ये इस शक्ति का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते हैं, जो औपचारिक अंग है। और दूसरा अनौपचारिक अंग, जिसमें राजनीतिक दल, दबाव समूह, प्रभावशाली व्यक्तियों का समूह। राजनीतिक दल यानी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अलग अलग दल जो भी शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल का मेन उद्देश्य क्या होता है, सत्ता प्राप्ति करने के लोगों का ऐसा समूह होता है जो सत्ता प्राप्ति करने के उद्देश्य से कार्य करता है। तो ये अनौपचारिक अंग में आ गया। दबाव समूह यानी व्यक्तियों का ऐसा समूह जिनका अपना एक समान हित उद्देश्य होता है। और प्रभावशाली व्यक्ति, जैसे शासन व्यवस्था में प्रभावशाली व्यक्तियों की बात करें तो बड़े बड़े जो उद्योगपति है, पूंजीपति है, इनका भी अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक शक्ति का प्रयोग में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस प्रकार राजनीतिक शक्ति का प्रयोग शासन के 2 अंगों द्वारा किया जाता है, एक औपचारिक अंग और एक अनौपचारिक अंग। औपचारिक में सरकार मान लो या सरकार के 3 अंग, और अनौपचारिक में राजनीतिक दल है, दबाव समूह है, प्रभावशाली व्यक्तियों का समूह है इत्यादि। तो इस प्रकार ये राजनीतिक शक्ति। अगला है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति से तात्पर्य उत्पादनों के साधनों एवं स्वामित्व से, यानी उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं और उन साधन के स्वामित्व यानी मालिक कौन कौन से हैं, उनसे। यानी जो व्यक्ति आर्थिक रूप से शक्तिशाली है वो व्यक्ति राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होते हैं। यानी समाज में 2 वर्ग हैं। आर्थिक स्थिति के आधार पर समाज में 2 वर्ग हैं, एक तो सर्वहारा वर्ग और एक बुजुर्ग वर्ग। बुजुर्ग वर्ग जो पूंजीपतियों का, शक्तिशालियों का वर्ग है, और सर्वहारा वर्ग जिसमें गरीब जनसाधारण लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं। तो देखो, जो व्यक्ति आर्थिक रूप से शक्तिशाली है वह व्यक्ति राजनीतिक रूप से शक्तिशाली है। अब राजनीति की बात करें या राज व्यवस्था की अपन बात करें तो जो व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से संपन्न है उस व्यक्तियों का राजनीति में पद प्रतिष्ठा जो महत्व है वो ज्यादा है। यानी आज जैसे चुनाव की बात करें
चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन चुनाव कौन लड़ेगा? जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली है। आर्थिक रूप से शक्तिशाली है वो चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतेगा, प्रतिनिधि बनेगा, तो वो राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होगा। तो इसलिए आर्थिक शक्ति का तात्पर्य संसाधन और उत्पादनों के स्वामित्व से है, अर्थात जो व्यक्ति आर्थिक रूप से शक्तिशाली होता है वो राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होते हैं। ये मार्क्सवादियों ने माना था कि जो व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से आर्थिक रूप से शक्तिशाली है वो राजनीतिक रूप से शक्तिशाली है, ये मार्क्सवादियों ने माना था। मार्क्सवाद में उन्होंने ऐसी बात मार्क्सवादी विचारकों ने कही थी, लेकिन उदारवादियों ने इनका विरोध किया था कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से संपन्न है वो राजनीतिक दृष्टि से संपन्न है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इन्होंने कहा था कि समाज के अंदर राजनीतिक शक्ति का निर्धारण जो है ना, समाज के अनेक तत्वों द्वारा किया जाता है, ये उदारवादियों ने कहा था। तो अब इसमें देखो, मार्क्सवादियों ने माना था कि राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करने में आर्थिक शक्ति का अहम योगदान होता है, जबकि उदारवादियों ने इसका उल्टा कहा था। उदारवादियों ने कहा था कि मार्क्सवाद के इस सिद्धांत को उदारवादियों ने निराधार बताया था और कहा था कि राजनीतिक शक्ति के निर्धारण में आर्थिक शक्ति का कोई खास योगदान नहीं है। राजनीतिक शक्ति का निर्धारण समाज के अनेक तत्वों द्वारा किया जाता है और ये अनेक तत्व आपस में अंतर संबंध निहित होते हैं, यानी एक दूसरे पर ये तत्व निर्भर होते हैं और इन तत्वों में अपनी अंतर निर्भरता रहती है। तो इस प्रकार आर्थिक शक्ति मार्क्सवादियों ने कहा था कि जो व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते हैं वो राजनीतिक दृष्टि से संपन्न होते हैं, और उदारवादियों ने इनको निराधार बताया था। और अगला है अपना विचारधारात्मक शक्ति, यानी ये जो शक्ति है विचारों की श्रृंखला से उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है? विचारधारा। विचारधारा का मतलब है, तात्पर्य है कि विचारों की श्रृंखला या विचारों के समूह से। तो विचारधारा से तात्पर्य विचारों के समूह या श्रृंखला से है। और हमारे सामने जब विचार और विचारों की एक श्रृंखला है, एक समूह है, तो हमारे जो सोचने समझने का जो तरीका है, ढंग है, हमारे देखने का जो दृष्टिकोण है, नजरिया है, उसमें विकास होता है। तो देखो, विचारधारा से तात्पर्य विचारों के ऐसे समूह या श्रृंखला से हैं जिनके आधार पर हमारे दृष्टिकोण का विकास होता है, यानी व्यक्तियों की जो सूझबूझ है ना वो बहुत ऊंची होती है, विकास होता है। ये लोगों के सोचने समझने के ढंग को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। और अलग अलग विचारधारा वाले लोग, अलग अलग शासन व्यवस्था, यानी दुनिया में हर देश में अलग अलग विचारधारा वाले लोग रहते हैं। दुनिया के अनेक देशों में शासन व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था का जो स्वरूप है वो एक जैसा नहीं है। तो अलग अलग विचारधारा वाले किसी देश की शासन व्यवस्था जो हमें उचित नहीं लग रही है वो उनको उचित ठहराते हैं। हमारे देश में जो चल रही है किसी को उचित नहीं लग रही है, लेकिन हमारे देश में रहने वाले, हमारे देश की जो विचारधारा है उनके अनुसार ये शासन व्यवस्था अच्छी है। इसीलिए अलग अलग विचारधारा वाले लोगों की नजर में दुनिया में जो अलग अलग प्रकार की व्यवस्था जो चलती है, जो विचारधारा चलती है, आर्थिक व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था जो चलती है, उनको उचित ठहराते हैं। और दुनिया में अनेक विचारधाराओं का भी ऐसे उदय होता है, जैसे साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, उदारवाद, इस प्रकार अनेक विचारधाराओं की भी उत्पत्ति हुई है। अलग अलग विचारधारा वाले लोग अलग अलग शासन व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था को उचित ठहराते हैं। इस कारण आज दुनिया में अलग अलग विचारधारा के आधार पर हम अलग अलग व्यवस्था देखने को मिलती है। तो इस प्रकार ये हमारे शक्ति के विविध रूप थे और विविध रूपों में शक्ति को इस ढंग से परिभाषित किया था, शक्ति के अलग अलग अंगों के बारे में बताया था। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे शक्ति के सिद्धांत। धन्यवाद।